कि मेरे पिताजी भी इसी गम में खो गए और चले गए। चार साल पहले देहांत हुआ। उन्होंने कई बार पार्टी को बोला हमारी आखिरी इच्छा है कि एक बार मेरे परिवार में कमल का फूल खिले, और मैंने पिताजी भी खोए, अपना परिवार भी दाव पे लगा दिया। मेरा छोटा सा बेटा था, उसको प्रॉब्लम थी, फिर इलाज नहीं करा पाया। और आप सोच लो कि 92 से लेके आज दिन तक मैंने भरी जबानी दी है पार्टी को, भाई सब कुछ उठा दी पार्टी की। नैपकिन देना। जब से मैं राजनीति में आया मेरा डाउनफॉल ही आता गया। लोग अमीर होते हैं, मैं गरीब होता चला गया। आज भी मेरे घर में देख लो जाके, मैं 10 साल सत्ता में रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है। मेरे घर में अभी प्लस्तर नहीं हुआ। अच्छा, कमाई का साधन क्या आपके घर में? तो कुछ नहीं है, बापू की खेती बाड़ी है, उससे काम चलाते हैं। काम की एवज में मैंने चाय भी नहीं पी किसी से। लोगों ने 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे किए पूरी कंस्टिट्यूंसी से, और मुझे एक आल्टो कार भेज दी, और मैंने भी सौगंध खाई कि घर का इस पे कोई काम नहीं करूंगा। कि हफ्ता वसूली के भी बड़े एलिगेशन लगते बहुत ज्यादा जी, कि विधायक साहब तो हफ्ता वसूली। प्रेशर वाले तो खुद बोलते हैं कि यार अगली बार ऐसा विधायक ना बने। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी कैंडिडेट थी और जीती भी थी रीता धीमान भी, रीता धीमान को लेकर भी कई तरह की वहाँ पे चर्चाएं कि उनके घर में लिफ्ट लगी है और विधायक बनने के बाद बहुत अमीर हो गई। इन दोनों की प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, बैंक अकाउंट इनके भी देखने चाहिए, और मेरे पर सारे परिवार के, उनके रिश्तेदारों को भी देखने चाहिए। ये पैसा घूमता होगा अफसरों तक कि ये सारा नशे का हफ्ता, जो महीने का पैसा जा रहा है, ये हफ्ते का पैसा। करोड़ों की, उसमें हजारों की बात छोड़ो, लाखों की छोड़ो। आप कहने का अर्थ है कि करोड़ों रुपए महीने के अफसरों को जा रहे हैं, उसी वजह से ये नशा बंद नहीं हो रहा है, संरक्षण वहीं से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंद कैसे? अब तो चिट्टे के साथ साथ हथियार भी आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। जो मेरे को बताया किसी ने। किस तरह के हथियार? नजायज यार, जो पैकेट आता होगा उसका चिट्टे का, मतलब हथियारों की तस्करी हो रही है। हाँ, उसके साथ हथियार भी दे रहे हो। विधायक कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ के? विधायक नहीं, क्या करना, मौज कर रहे हो। और आजकल ये बड़ा प्रचलन चला हुआ है हमारे जी, पत्ती रख लो। ऐसा तो हमारी जो पूर्व विधायक उन पर भी एलिगेशन लगते थे कि पत्ती वाले। सुना है उन्होंने भी किसी क्रशरों में डाली हुई है। जब सरकार में आते हैं तो सरकार उनके हस्बैंड चलाते हैं। आजकल तो आप थाने में फोन करोगे ना, तो थाने अफसर ही बता देते हैं कि वे फलाने बंदे का फोन आया था। आप क्या करोगे? ऊना जैसे कांड होने वाले हैं, जहाँ मैं आज भी बोल रहा हूँ सुखू जी को कि थोड़ा सा ध्यान दे इस तरफ। तो मैंने रीता जी का काम किया, 2017 में जिताया उनको। इनको 3 बार टिकट दिए पार्टी ने, तो जीती तब है जब मैंने इनकी मदद की है। पार्टी में रह के विरोध करूंगा, पार्टी से इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ लूंगा। मेरा तो संदेश है पार्टी के लिए कि अगर पार्टी टिकट दे देगी तो ठीक है, नहीं तो लोग लड़ाएंगे मेरे को, 12 की तरह लड़ाएंगे। आज हमारे साथ बड़ी खास पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। आज हमारे साथ इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मनोहर धीमान जी हैं। 1992 में इनकी लॉन्चिंग की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने, और 1998 के बाद आज तक इनका टिकट काटा जा रहा है बीजेपी की ओर से। लगातार टिकट काटा गया पर इनका हौसला कम नहीं हुआ। 2012 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसके बाद भी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2012 में ये निर्दलीय चुनाव लड़े और करीब 7500 वोटों से ही जीते, और बीजेपी का कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया वो तीसरे नंबर पर रहा। जी हाँ, इनसे हम आज राजनीतिक चर्चा करेंगे, और खासकर इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो नशा पसर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, उस पर बात करेंगे। खनन माफिया किस तरह से पैर पसार रहा है, उस पर बात करेंगे। तो जी हाँ, आज हमारे साथ मनोहर धीमान जी हैं। वेलकम मनोहर जी। धन्यवाद जी, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपके राजनीतिक गुरु तो शांता कुमार जी रहे हैं, उन्होंने ही आपको राजनीति में लॉन्चिंग की, और इतने बड़े आदमी ने जिसकी लॉन्चिंग की हो उसका टिकट 1998 से काटा जा रहा है। क्या कमी लग रही है आपको अपने भीतर? यही तो हमें अफसोस है कि पार्टी ने 1992 से लेके अब तक मेरे से जो भी काम करवाया मैंने पूरी लगन के साथ किया। अफसोस इसी चीज़ का है कि मेरे में क्या कमी रही होगी, मेरे परिवार में क्या कमी रही होगी। मेरे पिता ने जब जीवन लगा दिया इस पार्टी के लिए, वो
दिए को लेके चले थे, तो कभी रुके नहीं। उसके बाद मुझे उन्होंने घर की जो वो सौंपी कि भारतीय जनता पार्टी में आप आओ। 92 में शांता जी ने ही कुछ देखा होगा, मेरे पिताजी ने उनकी टीम में काम किया होगा, कुछ देखा होगा, उन्होंने रखा होगा, तभी मुझे उन्होंने संदेश दिया। और उन्होंने पालमपुर अपने निवास पे मुझे बुला के मुझे शाबाशी दी, मुझे ऐसे लिया, इंटरव्यू लिया जैसे आप ले रहे हो। क्या करते हो, कितने भाई बहन हो, क्या पढ़े लिखे हो, क्या कारोबार है, क्या आप ऐसी, मतलब आपको इंटरव्यू पास करना पड़ा था राजनीति में आने के लिए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की ओर से। तो उन्होंने शाबाशी दी और कहा डट जाओ। तो हमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज तक डटे हुए हैं। हमने अपना परिवार नहीं देखा, अपना कारोबार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सब पार्टी में निशावर कर दिए। कि राजनेता की अगर कोई कमी मानी जाए ना, तो वो कमी ये होती है कि वो जीत नहीं सकता है ना। लेकिन आपने ये तो प्रूव कर दिया 2012 में, आप निर्दलीय चुनाव लड़े और आपने करीब 7500 वोट से आपने करीब उसको विन किया। और जो बीजेपी का कैंडिडेट था, जिस पे भरोसा जताया था बीजेपी ने, वो 3rd नंबर पे रहा। तो इसको आप कैसे देखते हो? मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारी इंदौरा की जनता, जिन्होंने इतना आशीर्वाद दे के मुझे इस काबिल बनाया। मैं तो पार्टी से ज़्यादा उनको धन्यवाद देता हूँ और ताउम्र उनकी मैं ये देनदारी नहीं भूल सकता। तभी मैं आज भी पार्टी से बाहर रह के भी उनकी सेवा में सुबह से शाम तक तत्पर रहता हूँ। पार्टी में आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि आप गरीब हो और आप एमएलए बन गए तो आप अमीर बन जाओगे। लेकिन आप अमीर से गरीब हो गए मुझे लगता है, क्योंकि 1992 में अब आपने पार्टी ज्वाइन की, उससे पहले आप ठीक ठाक अमीर थे। आपके पास उस टाइम पे रॉयल एनफील्ड होता था, बुलेट होता था, और आप रोज़ आई थिंक 1000 रुपये रोज़ कमाते थे। तो उस टाइम पे अगर महीने का 30,000 के आसपास कमाना तो बहुत बड़ी बात थी। लोगों की तनख्वाही 5-6 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं होती थी। तो ये जो अमीरी से गरीबी का सफ़र है, इसको कैसे देखते हो आप? मैं उस समय बहुत बढ़िया, मेरा इंदौरा में कारोबार था, इंस्टीट्यूशन अपन चलाता था और 500,000 रुपया मैं डेली कमा के लाता था। और रॉयल एनफील्ड जो आपने बताया, मेरे पास इलाके में 4-5 होती थी, जिनमें से एक था मैं। तो बड़ा बढ़िया जीवन यापन कर रहा था। जब से मैं राजनीति में आया, मेरा डाउनफॉल ही आता गया, क्योंकि एक विधायक के साथ राइवल खड़ा होना, उससे टक्कर लेना बहुत बड़ी गनीमत होती है। और भगवान ने और वहाँ के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं इससे कामयाब होकर निकला। और लोग, आपकी बात ठीक है, लोग अमीर होते हैं, मैं गरीब होता चला गया। आज भी मेरे घर में देख लो जाके, मैं 10 साल सत्ता में रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है। मेरे घर में अभी प्लस्तर नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल, आप कभी भी जाके देख सकते हो। मेरे घर से ऐसे तो प्रधान के घर होते हैं। आप मेरा प्रधान भी रहे हो? मेरे फादर 2 बार प्रधान रहे हैं, मेरी वाइफ 2 बार बीडीसी मेंबर रही है, आप फिर पर्सनल जिला परिषद रही हैं? बीवी नहीं रही, मेरे वाइफ जो है 2 बार बीडीसी मेंबर रही है ना। और चेयरपर्सन रही है ब्लॉक की वो। अच्छा। उनको 2007 में टिकट मिली पार्टी की, उनकी टिकट भी 10 दिन के बाद कट गई। तब हमारी नॉमिनेशन जो है वो नूरपुर में हुआ करती थी, एसडीएम यहाँ बैठते थे। तो हम नॉमिनेशन करके बहुत बड़ा जलसा कर रहे थे लोधवा पंचायत में 2007 में। 2007 में पत्नी को टिकट मिल गया? नॉमिनेशन करके जा रहे थे। अच्छा, नॉमिनेशन भी हो गया था। तो उसके बाद बड़ी रैली कर रहे थे हम, वो हजारों की तादाद थी। तो वहाँ मैसेज आ गया कि टिकट कट गया। मेरी मिसेज भाषण कर रही थी, जब उसके कानों में ये आवाज गूंजी, वो तो बेहोश होकर गिर गई। अच्छा। फिर हमने संभाला माइक, तो लोग बोलते हम अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। मैं कहा मैं ना पार्टी से पंगा ले सकता हूँ, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं नहीं कर सकता। लोगों ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अच्छा। और कसम खा ली कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, आप नहीं लड़ोगे जी। अच्छा। तो आप उम्मीद नहीं करोगे। मैंने सिर्फ 1700 रुपया वाइफ की सिक्योरिटी जमा करवाई थी। अच्छा। ना मेरे पास थे, ना मैंने इकट्ठे किए, ना मैंने लड़ा, ना कुछ। मेरे को नहीं पता क्या हुआ। मतलब आपका इलेक्शन मेरा इलेक्शन, जो साइकिल वाला साइकिल पे, स्कूटर वाला स्कूटर अपने अपने तेल से, रेड़े वाला रेड़े पे, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर पे, सब लोग लगे हुए थे। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हम जीत रहे हैं।
पार्टी हाईकमान से भी फोन आना शुरू हो गए कि आप जीत रहे हो, रिपोर्टें भी सारी वो थी, लेकिन छोटे से मार्जिन से कितना हर मार्जिन जगह था? 350 के वोट से 350 वोट से आपकी मिसेज हार नहीं हार गई इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट 2007 में। 2007 में। तो छोटी बात नहीं है कोई। और आप भी जब दोबारा, जब आपकी भी टिकट कटी थी ना 2012 में, 98 में 98 में आपकी 10 दिन टिकट मिली थी, और फिर 98 में जब टिकट कटी तो इन्होंने बोला कि चलो अगली बार तो आप काम करो। हम डटे रहे काम में। 2007 को 22 वाला सीन बता दिया आपको। और 2008 में जब हार गए हम, तो लोग मेरे पास आए कि ऐसा है, अभी घर नहीं बैठना, आपने बहुत सेवा की है पार्टी की, हम आपका सहयोग करेंगे। लोगों ने 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे किए पूरी कंस्टिट्यूंसी से, और मुझे एक आल्टो कार भेज दी। ये कब की बात है? ये 2008 की 2008 में जब पत्नी हारी, और उसके बाद आपको लोगों ने पैसे इकट्ठे करके कार भेज। अल्टो भेंट की, आपको दान कर दी हाँ कि भाई काम करो हमारा इस पे बैठ के। बिल्कुल। और मैंने भी सौगंध खाई कि घर का इस पे कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा, घर का कोई काम? मेरे घर में कोई फंक्शन हो, आपने जाना तो बस में जाओ, ये लोगों ने दी है, लोगों के लिए, लोगों के लिए मैं काम करूंगा इस पे। और किसी कोई बंदा बीमार हुआ, कोई बुजुर्ग बीमार हुआ, मैं पठानकोट तक रात 12 बजे किसी ने बोला तब भी गया। 5 साल मैंने पूरी सेवा की, 4 साल। और भगवान की बड़ी गनीमत रही, 2012 में फिर मुझे पार्टी नहीं दी, टिकट नहीं देगी पार्टी से। तो लोगों ने वो गुस्सा फिर 2007 वाला 2012 में निकाला वो, और ठीक ठाक निकाला वो तो ना, था पार्टी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। तीसरे नंबर पे। मेरे लगभग 11,000 का फर्क था, 11-12 का था साथ। 11-12 हजार का हाँ। फर्क। और 75 से 7500 से कांग्रेस कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस का कम होगा। और बीजेपी कैंडिडेट से 12,000 के हाँ, आसपास फर्क था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखो ना, 1998 से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपका बिजनेस ठप हो चुका, तो अब क्या बंद है ये मेरा कारोबार। क्या करते? तो कमाई का साधन क्या आपके घर में? तो कुछ नहीं है, बापू की खेती बाड़ी है, उससे काम चलाते हैं। शांता जी के चेलों को ईमानदारी का जो है एक है, ईमानदारी के बदले बड़ा कुछ सहना पड़े। ईमानदारी में ऐसा है कि आप पूरी कंस्टिट्यूंसी इकट्ठी कर लो, मेरे बारे पूछना उसको कि काम की एवज में मैंने चाय भी नहीं पी किसी से। पैसा जो विधायक थे तो कैसे काम करते थे? जब आप एमएलए भी रहे, 2012 से 17 निर्दलीय विधायक थे आप, तो होता ही है ना यार। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र तो ऐसा है कि वहां पे एक प्रचलन भी है कि भाई पैसे देके काम करवाती है जनता। तो आपको भी ऐसे ऑफर्स वगैरह आते थे क्या? लोग पहली बार हैरान हुए कि बिना पैसों के काम होता है। एक बार 2 बंदे आए मेरे पास, आपके पास समय है तो मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास समय है। 2 बंदे आए मेरे पास, मेरे से छोटा सा मकान था। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स मकान था, सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता था ऊपर। सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो मैं अपने अभी चाय पिलाता था लोगों को, खुद ही निकल डाली हुई चाय मैंने बनानी। विधायक बनने के बाद? हाँ, तो मैं किसी आप जैसे मित्र के साथ चाय पी रहा था। हाँ। वो आए बंदे, वो मेरे को पहली बार मिले, वो परिचित नहीं थे। ऊपर को काम था, ट्रांसफर वगैरह का काम था। तो वहाँ पंजाबी कल्चर है ना सारा। हाँ। वो आए, उन्होंने अंदर बढ़ के देखा, अभी जहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। इतना बड़ा कमरा था मेरा, एक बेड लगा था, एक छोटी सी वो सेटी लगी हुई थी, हम बैठे हुए उस पे। अच्छा। तो हम चाय पी रहे थे बैठ के, आए और कहते जी हमने एमएलए साहब से मिलना है। मैं कहा बैठो मिला देते हैं। मैं उनके साथ चाय पी। अच्छा, आपको पूछ रहे एमएलए साहब से मिलना? हाँ, आपके विधानसभा फिर गया विधानसभा क्षेत्र के थे कि वहां के थे? द्वार गए थे। अच्छा, कहीं और दूसरी जगह के थे? पठानकोट गए, हमारे पठानकोट के। जमदाल में उनका कारोबार था। अच्छा अच्छा। तो हमारी उसमें आता है जुडिशन में। अच्छा। वो गए, मैं फिर गया अपने, उनके लिए पानी के 2 गिलास लेके आया, उनको पिलाया पानी। फिर बैठ के हम गप्पे शप्पे मार रहे थे उनके। कहते जी मिला दो विधायक साहब से। बैठो पहले चाय पिलाते हैं फिर मिलाते हैं। कि 10 मिनट के बाद आवाज़ आ गई मेरे को, मैडम बोलते कि चाय बन गई है। मैं गया, चाय ले आया, चाय पिलाई उनको। कहते जी अब तो चाय भी पी ली है, उनको मिला दो। मैं कही बताओ। अच्छा, फिर वो मेरे पास जो बंदे बैठे थे वो उठ के खड़े हुए, इन्होंने कोई बात करनी होगी तो उठ के चलने लगे। कहते विधायक साहब चलते हैं हम। तब उनको पता चला ये विधायक है। तो फिर उठ के खड़े हो गए वो। कहते जी ओ सॉरी, हम गलती हो गई। मैं कहा ऐसा नहीं है कि पंजाबी कल्चर नहीं है यहाँ, ऐसे चलता है। तो हमने तो ऐसी सेवा की है लोगों की। घर में कोई नहीं रहता, मैं खाना वाना अपने आप बना के खिलाता था। अच्छा। योगा मेरे से कोई आज दिन तक, मैंने मेरे काम करने का स्टाइल था कि ना मैंने किसी को पार्टी पूछी,
ना उसकी जात पूछी, आओ काम करवाओ चले जाओ। चाय पीते पीते काम होता था जी। अच्छा। लोगों का काम क्या होता है, किसी का पानी नहीं आ रहा, किसी का नलका नहीं लग रहा, किसी का बिजली का मीटर कट गया, यही काम होते हैं और क्या काम होते हैं गरीब लोगों के लिए। तो जितनी देर चाय पिएगा इतनी देर उसका काम होएगा, जो आप काम करो अपनी दिहाड़ी लगाओ आप। तो पार्टी के लिए किस तरह के सेक्रीफाइसेस किए आपने, क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे होते हो, टिकट कटता है, फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आदमी फाइनेंशियली तो बहुत खाली हो जाता है बेसिकली। तो फिर जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि परिवार भी छूटता है जब आप पार्टी के पीछे बढ़ते हो या राजनीति में जब डूबते हो, तो बड़ा नुकसान होता है, पारिवारिक भी होता है, फाइनेंशियली भी होता है। तो आपके सबसे ज़्यादा नुकसान जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो कि यार अब बस हो गई, बहुत हो गई? मैंने पहले बोला कि मेरे पिताजी भी इसी गम में खो गए और चले गए। 4 साल पहले देहांत हुआ। उन्होंने कई बार पार्टी को बोला हमारी आखिरी इच्छा है कि एक बार मेरे परिवार में कमल का फूल खिले, और उन्होंने भी, और मैंने पिताजी भी खोए, अपना परिवार भी दाव पे लगा दिया। मेरा छोटा सा बेटा था, उसको प्रॉब्लम थी, उसको भी मैं, दिक्कत थी ना कान में? हाँ, फिर इलाज नहीं करा पाया। क्या दिक्कत थी आपके बेटे को? हेयरिंग प्रॉब्लम थी। हेयरिंग प्रॉब्लम थी। तो उसको भी मैं ट्रीटमेंट टाइम नहीं दे नहीं पाया, मैं टाइम नहीं दे पाया अपना कारोबार भी। और आप सोच लो कि 92 से लेके आज दिन तक मैंने भरी जबानी दी है पार्टी को, भाई सब कुछ उठा दी पार्टी के लिए। बेटे का इलाज नहीं करा पाए, तो अभी कैसा है बेटा आपका? अभी तक चलो सेल्फ डिपेंडेंट कर लिया मैंने। अच्छा, तो टाइम नहीं दे पाए उसको इलाज करवाने के लिए आप। तो अभी कैसे लगता है आपको कि अभी 2027 में इलेक्शंस आएंगे, तो क्या अब इलेक्शन तो लड़ना है आपने? ये तो जहाँ वहाँ के लोग जो बोलेंगे, और मेरे पास आ रहे हैं लोग, उन्होंने मेरा राम राज्य भी देखा। मैंने तो राम राज्य का नाम दिया था 12/17 वाला, वो टाइम भी देखा है। अब भी कंपेरिजन कर रहे हैं लोग, और इससे पिछले वाला टाइम भी देखा लोगों ने। अब देखो लोग डिसाइड करेंगे। लग तो रहा है कि अगर पार्टी नहीं लड़ाएगी तो लोग लड़ाएंगे मुझे इलेक्शन। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी कैंडिडेट थी और जीती भी थी, नीता दीमान को लेकर भी कई तरह की वहाँ पे चर्चाएं कि उनके घर में लिफ्ट लगी है और विधायक बनने के बाद बहुत अमीर हो गई। तो ये चर्चाएं कि आप तक भी पहुँचती हैं या आपके पास कोई ऐसा दिखा है कुछ ऐसा? हमने देखा तो नहीं, लोग कहते हैं, लोगों से सुना है कि वो कोठी बना रहे हैं, इतनी बड़ी कोठी है कि वहाँ लिफ्ट लगा रही हैं। कितनी सच्चाई है तो भगवान जाने, या वही जाने लगाने वाला। लेकिन ऐसा है कि ईमानदारी के साथ, मैंने बोला ना मेरे घर में प्लस्तर नहीं हुआ अभी, तो ईमानदारी के साथ कोई करेगा। मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों की प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, बैंक अकाउंट इनके भी देखने चाहिए, और मेरे भी, मेरे पर सारे परिवार के, उनके रिश्तेदारों को भी देखने चाहिए, और कहाँ से कहाँ कितनी कैसे पहुँचता है बंदा। हम तो कब से लगे हैं और मेहनत करते थे, मेहनत करके खिला, और जब पार्टी में आगे हमारा डाउनफॉल आया है, और ये आज और कल और हो रहे हैं, इसमें कोई तो राज होगा। ये तो कांग्रेस के जो विधायक हैं मलिंदर राजन, जो तो इनकी तो बात ही छोड़ो सर। ये जो पीछे कारिन नवाज, वो ये कि इसका लोगों को क्या फायदा हुआ? करोड़ों रुपया, मैंने लोग बोलते हैं, इनके लोग बोलते हैं, इनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि देखो जी ये तो उन्होंने लूटने का वो रास्ता बना लिया सब हुआ जो हर साल। हाँ, करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और 10-20 लाख लगाते हैं, बाकी जेबें मरते हैं। तो ऐसे कई और किस्से हैं इनके, मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन लोग जो सुनाते हैं ना, ये हफ्ता वसूली के भी बड़े एलिगेशंस लगते बहुत ज़्यादा जी। कि विधायक साहब तो हफ्ता वसूली देखो ऐसा है, एलिगेशंस लगते हैं कि धुआं तब निकलता है कहीं आग। आपको कोई तथ्य मिले इस तरह के कि कहीं किसी ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके बोला हो, या क्रशर मालिक ने आपको बोला हो, कृषि या वाले खुद श्रीनिवास बोलते हैं वारी कि ने बोला हो कि यार हमें तो सारा पैसा देना पड़ता है, हफ्ता देना पड़ता है हमें, ऐसा कोई आया आपको? क्रैशर वाले तो खुद बोलते हैं कि यार अगली बार ऐसा विधायक ना बने। अच्छा, हम तो और लुटेंगे, फिर रेट और बढ़ जाएंगे ना, ऐसे उनका कहना है। मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ, तो आप सोच लो कि इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या हाल होगा। आपके एरिया देखो सबसे ज्यादा बदनाम है नशे के कारोबार को लेकर, खास में चिट्टे को लेकर, और हिमाचल प्रदेश में ये टॉप पर है बदनामी को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नशे का कारोबार आज तक क्यों बंद नहीं हो पाया, और
क्या इसमें अफसरों का अफसर शाही इन्वॉल्व है इसमें। नेताओं का हाथ है कि जो इस नेक्सस में नीचे तक लगे हुए हैं, धीमा ऐसा है, आ रहे हैं उसको? अब घर का मुखिया ठीक हो तो किसी की क्या मजाल है वहाँ पे गड़बड़ हो, तो वहाँ जो सब कुछ चल रहा है वो नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। और अफसरों की भूमिका क्या है? अफसरों की भूमिका है, मेरे तो लगता है कि शिमला तक सारी इन्वॉल्व है इसमें, जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं सबको पता है क्या हो रहा है वहाँ पे। और मैंने एक बार डीजीपी साहब को भी पत्र लिखा था, शायद आपके ध्यान में भी आया होगा। ये तो एक अवैध काम करने वालों के लिए सॉफ्ट एंट्री कॉर्नर बन गया हमारा एरिया, जिसका दिल करता है वो जहाँ नशे कितना के कि पैसा घूमता होगा अफसरों तक, ये सारा नशे का हफ्ता, जो महीने का पैसा जा रहा है या हफ्ते का पैसा? करोड़ों की उसमें, हजारों की बात छोड़ो, लाखों की छोड़ो आप। मतलब कहने का अर्थ है कि करोड़ों रुपए महीने के अफसरों को जा रहे हैं, उसी वजह से ये नशा बंद नहीं हो रहा है, संरक्षण वहीं से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वहाँ के जो सिनेरियो जो लोग आगे मेरे को सुनाते हैं वो सुना रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने उससे कोई बात नहीं लगा रहा। कोई ऐसा वहाँ माहौल बन रहा है, और आने वाले दिनों में अगर ये स्पीड रही तो ये शिमला तक पहुंचेगा ऐसा सब कुछ। तो बंद कैसे हो अब सकता है वहाँ पे? तो चिट्टे के साथ साथ हथियार भी आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। जो मेरे को बताया किसी ने, किस तरह के हथियार? नजायज से यार, जो पैकेट आता होगा उसका चिट्टे का, मतलब हथियारों की तस्करी हो रही है? हाँ उसके साथ हथियार भी दे रहे हो, साथ साथ आ रहे हैं। जल्दी से काम करो आप, अच्छा, कि मतलब गोली गाली भी चला दो? जो मर्जी करो। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी चिंतनीय बात मैं वही बात मैं हूँ, मैं बार बार हथियार भी आएंगे। सचेत कर रहा हूँ सरकार को, आगाह कर रहा तो हूँ। ऊना में तो गोलीकांड हो गए। ऊना के गोलीकांड के बाद ही मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी थी इनको, डीजीपी साहब को, कि इसको संभालो, ये ऊना को भी पार कर जाएगा। तो विधायक कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ के? विधायक नहीं क्या करना, मौज कर रहे हैं। किस तरह की मौज कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, रेस्ट हाउस बैठ जाते हैं, शाम को फिर मौज मस्ती करके घर। उन्होंने बनाई कोई कोठी वगैरह? बस सुना है खानपुर में काम लगा हुआ है। कोठी का? लोग जो बोल रहे हैं ना वो, हाँ कोठी का। और बिजनेस वगैरह उनका क्या है? बिजनेस वगैरह? बिजनेस तो भाई आजकल ये बड़ा प्रचलन चला हुआ है हमारे जी, पत्ती रख लो है। क्रशरों में पत्ती ला रहे हैं, पत्ती बोलते हैं ना, तो देसी भाषा में जो है हमारे यहाँ शेयर होल्डर पेयर, और किसी को डरा धमका के जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लो, ऐसे धंधे चले हुए हैं हमारे। ऐसा तो हमारी जो पूर्व विधायक उन पर भी एलिगेशन लगते थे कि पत्ती वाले। सुना है उन्होंने भी किसी क्रशरों में डाली हुई है, सुनने में आता है। मैंने तो कभी उनसे कभी ना बातचीत हुई ना, और जब सरकार में आते हैं तो सरकार उनके हस्बैंड चलाते हैं, वही लेन देन वही करते हैं सारे। आजकल वो दिख नहीं रहे, इन दिनों नहीं दिखते, वो जब सरकार होती है तो तभी देखेंगे। तब दिखेंगे। तो नशे को कैसे खत्म करोगे? आप कैसे खत्म करोगे? आप क्या कर पा रहे हो अभी तक? नशे पे क्या कर रहे हो? हम तो लगे हुए हैं ना अपने लेवल पे, क्या करना है, हमने बच्चों को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि मत जाओ ऐसे। तो आप नहीं ऐसे कॉलर से अफसर को पकड़ सकते हो? आपको पता लगता है कि भाई तुम यहाँ से बाहर जाओ, नशे पे काम किया तुम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं? आजकल तो आप थाने में फ़ोन करोगे ना तो थाने अफसर ही बता देते हैं कि वे फलाने बंदे का फ़ोन आया था। आप क्या करोगे? अफसर ही बता देते हैं कि फलाना बंदा सिफारिश कर रहा है जी इसकी। अच्छा। तो दूसरी पार्टी फिर हावी हो जाती है उससे, वो आगे वो कहते हैं क्या कर रहे हो भाई आप, हमारे कोई हल नहीं है इंदौरा कभी नशे से नहीं निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा अगर प्रशासन कुछ करे। निकलेगा तो तभी ना, जब शासन पब्लिक जो है उनको कॉलर से पकड़ेगी, वो तो फिर हिस्सा को कॉलर से पकड़ेगी, अगर देखो और जो माफियाज हैं उनको कॉलर से पकड़ेगी। नौजवान अगर भड़क गया ना तो फिर काबू नहीं आएगा वो। अब वो स्थिति आने वाली है। मैं फिर बार बार सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि नशे वाला जो है इसकी इस पे रोकथाम लगनी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे जितने मर्जी कड़े जहाँ अपनाए, लेकिन इसको रोकना चाहिए, नहीं तो इंदौरा नहीं कई जगह ये होगा। ये तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि बड़ा सॉफ्ट इंटरव्यू इससे, ये जो पंजाब में जो करके आए हैं ना नशे वाले, वहाँ करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है, वो करके यहाँ गोलियां बेचते हैं। आजकल यहाँ इन्होंने डेरे लगा लिए हैं सारे। मैं तो कहता हूँ जितने भी जो हमारे जो है ना अपने नशा निवारण केंद्र, इनको खंगाला जाए। इतने हिमाचल के जहाँ मरीज हैं कोई भी नहीं है, पंजाब से आते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, फिर सब्सिडाइज इसको मिलती है कोई टेबलेट
जो मिलती हैं, कोई नशे वाले को जीप के नीचे रखते हैं। आजकल तो ऑटो वाले जो वो मशहूरी कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा। कि ये परागा क्या क्या गोलियां होती है नशे वाली, वो यहाँ से मिलती हैं। वो उनको किसने छूट दी है? एमएलए ने क्या पट्टी बांध रखी है? एमएलए को नहीं पता क्या हो रहा है मेरे इलाके में? तो ये सारा अब संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो सुखू के बस की बात नहीं रहेगी। सुखू की भाषण तो दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो इतना बड़ा अभियान चलाया है, चिट्टा मुक्त हिमाचल, और इतनी बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं। वही प्रैक्टिकल करो ना, रेड करो, एक बंदा पकड़ते हो उसको इन्वेस्टिगेट करो उसको पूरा। उन्होंने कि 12 पुलिस के जवान जो हैं, कुछ इंस्पेक्टर्स भी हैं उसमें, उन्होंने मैं बोल रहा सस्पेंड हूँ कर कि इसमें बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि ये है ना सस्पेंड है। तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, वो इन्वॉल्व थे तो हमारे इस इलाके के भी होंगे कई लोग। वो तो देखना तो सरकार ने है ना, हमारे पास क्या मानना है कि जी अब क्या करता है अफसर, ये तो सरकार देखेगी ना। ये सबसे बड़ी बात तो है कि इनके पास कई एजेंसियां हैं, लगाए वहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो कि हथियारों की जो आपने बात की इम्पोर्टेंट ना, कि जो हथियार वहां पे चल रहे हैं, ये एक बड़ा ज्यादा। मैं बोलता हूँ ऊना जैसे कांड होने वाले हैं जहाँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ सुखू जी को कि थोड़ा सा ध्यान दे इस तरफ, अदरवाइज इलाका जो है ना चारों तरफ जाम से घिरा हुआ है हमारा। तो आपको लगता है कि जो क्रशर मालिक हैं, जो क्रशर का खनन माफिया है, या जो खैर कटान जो माफिया है, या जो नशा माफिया है, ये लोग सारा नशे को बढ़ावा दे रहे हैं जानबूझ के? देखो ना, कुछ ऐसे लोग क्योंकि अफसरों को भी पैसे कौन दे रहा होगा? ये लोग तो दे रहे होंगे ना कोई। मतलब सीधा तो नहीं बोल सकते कि नशे के कारोबार में जो संलिप्त है, तो क्या इनको किसी और का भी संरक्षण प्राप्त है? वो तो है ही है ना। देखो ना, जिस पे सरकार का हाथ होगा उसको काहे का डर है ना, वो हाथ ही करेगा। देखो ना, नजायज हमारे वहाँ बहुत काम हो रहे हैं, जैसे कटान का है, हम तो अवैध काम से वो हैं, खनन है। हमें घर बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, गलियों के लिए, जो पंचायत में काम लगे हैं उनके लिए चाहिए, लेकिन खनन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें अवैध खनन से है। अवैध कहीं कोई भी होगा वहाँ उसका विरोध करेंगे, नशे का हो, कटान का हो, खनन का हो, या और भी सिंथेटिक वहाँ चल रहा है आजकल। पक्का बोर्ड की जमीन बड़ी हथियाई है लोगों ने, तो उसमें कुछ नेता भी सम्मिलित है कुछ शामिल? तो शायद आपको जानकारी होगी कि बताओ ना थोड़ा। जब पिछली विधायिका थी तो इसका देवर है या जेठ है मे भी, मस्तराम, उसके नाम, नेताजी मांझी की बात कर रहे हो आप ना? हाँ, उसके नाम से एक एफआईआर भी हुई थी बक्को मोडी, बाई नेम हुई है। तो अब भी बार भी उन्होंने कोशिश की है, जैसे अटैक करते हैं ना, अब कब्जा कर लें, अब भी किया है, उस पर भी वहाँ प्राथमिक जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हुई है इंदौरा रमटाल में, बाई नेम हुई है वो भी। अच्छा, बक्का बोर्ड की प्रॉपर्टी पे भी काफी कब्जा कर रखा है ना? लगे हुए हैं। अब कितने कामयाब होते हैं कि जब देख रहे होंगे कि जब सरकार आएगी तब होगा। तो 2012 से 17 तक जब आप एमएलए रहे, तो एमएलए बन के आपने क्या, आपको लगता है कि आपने बेस्ट काम किया विधायक रहते? मैंने तो लगता है मैंने सबसे बेस्ट काम किया है। एसडीएम ऑफिस में लाया, नूरपुर आना पड़ता था लोगों को, 2-2 दिन लग जाते थे हमारे। एसडीएम ऑफिस में लाया, 190 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट एक लाया मैं, शौच खड्डे हमारे वहाँ उसको चैनलाई का। अच्छा। और मेरा एक ये भी आरोप है कि जब मैं विधायक से हटा था वो डाकवाड़ा में रुक गया है, उसके बाद एक पत्थर लगा, उसका जो नीचे का 8-10 किलोमीटर और बननी थी, उसका बजट का क्या हुआ? मेरा ये भी प्रश्न है, ये भी सरकार उसका तहकीकात करे, वो क्यों नहीं हुआ? और कोई और बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया 108 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ वहाँ पे, तो आपके टाइम पे आया? मैं लाया था उसको। अच्छा, आप लाए इसको? हाँ, तो अब बच्चे वहाँ 2-2.5 बच्चा भी काम कर रहा है। हमारे जो बद्दी ने काम करते थे, आज वो अपने घर का खाना खा के जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हो शाम को माँ बाप के साथ। कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया आपने करीब अपने 5 साल में वहाँ उस टाइम? 1200-1500 करोड़ के आसपास हुआ। 1200-1500 करोड़? हाँ, तो बहुत बड़ा रकम है ये तो। देख लो, मैं तो कहता हूँ एक बार कहीं मौका मिल जाए तो इंडिपेंडेंट था, कहीं पार्टी प्लेटफॉर्म की टिकट मिल जाए, वहाँ मुझे मौका मिल जाए काम करने का, तो हम तो इंदौरा को स्वर्ग बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल में भी लीडर ने आपका साथ नहीं दिया, बड़े लीडर्स ने? पार्टी वालों को कोई पता नहीं लगता जी क्या करते हैं। आश्वासन ही मिलता रहा जी में, आश्वासन बार बार। अब देखो ना, 12 में जीता मैं, सिटिंग एमएलए था, माननीय नड्डा जी ने मेरे को ज्वाइन करवा लिया, फिर
माननीय रामलाल जी हमारे संगठन महामंत्री होते थे 17 में, उन्होंने मेरे को बोला बेटा मुझे नहीं पता था तेरी हिस्ट्री का, मैं लेट आया हूँ, अगली बार तेरे को तू इसकी मदद कर। तो मैंने रीता जी का काम किया, 2017 में जिताया उनको, इनको 3 बार टिकट दिए पार्टी ने, तो जीती तब है जब मैंने इनकी मदद की है, जब आपने इनकी मदद की तभी ये जीते, तभी जीते। अदरवाइज जीत नहीं सकती थी ये। अब भी देख लिया यार, हमारे को पार्टी से बाहर करके देख ही लिया है हम। तो बार बार आपकी टिकट कटती रही, फिर पार्टी से क्यों जुड़े रहे? कोई और कारण था या कोई मोदी जी का कोई एक ऐसा? तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद रहा हम पे। मुझे तो 17 में वीरभद्र जी ने जोर लगाया कि टिकट ले ले, अच्छा, टिकट ले ले, आपका टिकट कटा? हाँ मैं बहाऊंगा, तेरे को जिताऊंगा, हाँ, ठीक है। काजल ले गया टिकट, काजल ले लिए था ना काजल, हाँ, तो आप भी ले लो। हाँ। तो मैं क्या, मैं दल नहीं बदल। वीरभद्र जी ने बोला ही आप? हाँ हाँ कई बार, अच्छा, बहुत इंतजार भी किया गया, अभी तेरा इंतजार कर रहे हैं, अच्छा, तेरे को वहां से टिकट नहीं मिला, अब मेरे से ले लो आगे कांग्रेस को। लगाऊंगा भी मैं, पैसे भी तो लगाऊंगा, मैंने कहा नहीं, कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा, पार्टी में रह के विरोध करूंगा, पार्टी से गद्दारी। इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ लूंगा, पार्टी नहीं लड़ाएगी, लेकिन मैं कांग्रेस से गद्दारी नहीं करूंगा लड़ूंगा। पार्टी से। दूसरा, मोदी जी का जैसा नेतृत्व जो पूरे देश को है, कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने, कैसे देखते हो मोदी जी को आप? भगवान कृष्ण की तरह। क्या भगवान कृष्ण की तरह? जब जब कहते हो पाप होता है धरती पे, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, हम तो उनका कृष्ण का अवतार का रूप में देखते हैं। तो आज देश बच गया, नहीं तो आज कांग्रेस के हाथों में होता तो देश गुलाम हो जाता। मतलब भगवान है मोदी जी, हमारे लिए भगवान है, इसीलिए हम पार्टी में टिके हैं। इसलिए पार्टी में टिके हैं, लेकिन पार्टी आपको अधिमान नहीं दे रही है। चलो, पार्टी का अधिकार है। उम्मीद है आपको पार्टी से अब कुछ कोई बातचीत चल रही है आपकी? प्रयास कर रहे हैं सबसे मिलने का, तो सब विश्वास नहीं देते हैं, कोई वो पक्की बात कोई नहीं होती है, राजनीति वैसे तो पक्का होता ही कुछ नहीं। तो बीवी डांटते नहीं आपको? काहे को चक्कर में पड़े हो, छोड़ दो अब तो इतनी। और बीवी को भी इन्वॉल्व कर लिया था ना मैंने, उनको भी पहले बीडीसी लड़ाया 2 बार, अच्छा, फिर वो चेयरमैन रही ब्लॉक की, हाँ, फिर उनको पार्टी ने टिकट दे दिया ऊपर से, और अच्छा, ठीक है ना। वो अगर वो बन जाती तो मैं तो ड्राइवर बन जाना था उनका, वो एमएलए होने से मैंने को ड्राइवर उड़ा था। तो उनको भी, अब उनको पता है ना क्या होता है, कैसी लाइफ होती है, उनको भी इन्वॉल्व किया मैंने सारा। पर बच्चे, अब हमारी तो तीसरी पीढ़ी हो गई है, अच्छा, पिताजी लगे रहे, हम लगे रहे, अब तो बेटे को भी इन्वॉल्व कर लिया, उनको भी प्रथम वर्ष करवा लिया मैंने। अच्छा। तो डिमोलाइज नहीं होते आप कभी? डिमोलाइज नहीं होते आपके भी यार? अब तो आदत पड़ गई है। कि मतलब 30 साल से ऊपर समय हो गया, करीब 34 साल होने को है आपको लगातार। हम लोग जवानी देखे नहीं, मैं हमने वो कुछ सोचा, तो अब क्या रह गया है, जो होगा देखा जाएगा। लड़ना है अंतिम सांस तक, नहीं? बिल्कुल लड़ेगी, लोग साथ है मेरे। और 2027 में आपका पक्का है कि मैंने इलेक्शन लड़? देखो वो ऐसा है, मेरा तो संदेश है पार्टी के लिए कि अगर पार्टी टिकट दे देगी तो ठीक है, नहीं तो लोग लड़ाएंगे मेरे को, 12 की तरह लड़ाएंगे। ये देखो ना कितनी लंबी लिस्ट है मैंने आपको दी है कामों की, ये लेके जाऊंगा लोगों के बीच में, एक एक काम गिनाऊंगा लोगों को मैं, वो 12 वाला फिर मैं याद कराऊंगा लोगों को, और चलेंगे लोग इस समय। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा राम राज्य भी देखा लोगों ने, ये वाला भी देख रहे हैं, और इससे पीछे वाला भी देखा लोगों ने। अब कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों के, कौन व्यक्ति चाहिए जहाँ। अब घूम घाम के ना सुई मेरी तरफ आ रही है। हाँ, तो लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ होगा। चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य की राजनीति के लिए। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी ही अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, खासकर इंदौरा के मुद्दों को लेकर, विशेषकर जो नशे का गढ़ बनता जा रहा है इंदौरा, ठीक ठाक तरीके से वहाँ पे अब राइफल्स भी आने लग पड़ी हैं, जैसा कि आपने बताया हमें। और ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि आपने बताया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, साथ बने आपने हमें समय दिया इंदौरा की बात रखने का। धन्यवाद।